Hello, my dear students. Welcome to our channel that is Let's Crack 9th and 10th. I hope you all are doing well. So, as you know that I'm Divya Kashyap, your science mentor and also a confident and a passionate teacher. And I'm here to simplify chemistry for you as I am like एमएससी केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको बताया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब एक पैशन है और वही पैशन मैं केमिस्ट्री के लिए आपके अंदर भी जगाना चाहती हूँ। केमिस्ट्री को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि केमिस्ट्री से बिल्कुल डर हट जाए आपका और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ही रहेगा, क्योंकि अभी तक आपको पता है हम अपनी नॉलेज बूस्टर सीरीज में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिटेल में पढ़ते आए हैं विद क्वेश्चन ईयर। तो अभी भी हम इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ हमारा इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, और आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत सही जगह पे हो, बहुत सही जगह पे जुड़े रहे हो, वहां पे जुड़े रहो, क्योंकि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बहुत ही बेस्ट इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं आपको यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। और क्या चाहिए? पढ़ाई को अच्छा करने के लिए ये सब चीजें ही तो चाहिए, बट आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। तो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस आपको अनअकैडमी देता है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो पाए, आप क्विजेस और टेस्ट से अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओ और एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग कर पाओ अपनी पढ़ाई के लिए। इसलिए हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं। तो लाइव क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे पास जो आपको ये एजुकेशन देते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपना फेवरेट एजुकेटर चुनना है और उनके साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत जिस भी सब्जेक्ट में आ रही है वो बिल्कुल नहीं आए। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रहता है, जैसे कि मैथमेटिक्स के 6 कोर्सेज, सोशल साइंस के 6 कोर्सेज, हिंदी के 3 कोर्सेज, साइंस के 3 कोर्सेज, इंग्लिश के 1 कोर्स। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ अनअकैडमी कवर करता है। तो करना क्या है? सब्सक्रिप्शन लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई को बहुत ही मजेदार और आसान बनाइए। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो कैसे कि आपको एक टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें ये दिया हुआ लिंक आपको टाइप करना है और क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। अब अगर इसकी फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं तो 9, 10, +1, +2 का सब्सक्रिप्शन हम बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में लाते हैं। जैसे कि अगर 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ट्राई करते हो तो 22,500 का पड़ता है, 36 मंथ्स का 32,400 का और 48 मंथ्स का 36,000 का पड़ता है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी सब्सक्रिप्शन हमेशा लंबे टाइम वाला ही लेना चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाए, आप रिवीजन कर पाओ, आपके पास एम्पल टाइम रहे पूरा अपने आप को तैयार करने का एग्जाम के लिए, राइट। और क्लास 10th, 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन अगेन मैं आपको यही कहूंगी 2 साल या 2 साल से ज्यादा लीजिए। 1 साल का हमारे पास 13,500 का है, 2 साल का हमारे पास 22,500 का है और 36 मंथ्स का आप देखिए कितना पॉकेट फ्रेंडली 28,800 का है। और प्रोमो कोड मेरा आपको याद है ना, दिव्या01 मेरा प्रोमो कोड है। तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से। तो सब्सक्रिप्शन बाय करिए, ज्यादा सोचिए मत, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहिए। और दिव्या01 प्रोमो कोड को जरूर याद रखिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का अगर सही से हम नाम देखें तो ये 2 अक्षर से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब है, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, तभी ये बना रिडॉक्स। ठीक है। अब इन दोनों को साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे होती है। पर इसको जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिडक्शन क्या होता है और बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या किसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या किसमें से हाइड्रोजन हट रहा है या किसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। अब क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सपोज अगर मैं बोलूं मेरे पास Mg है और उसमें मैं ऑक्सीजन ऐड कर रही हूं तो ये MgO बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सिर्फ Mg था, बट ऑक्सीजन ऐड करके ये MgO बन गया, तो हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी हम इसको ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से किसी के पास हाइड्रोजन था, हमने कुछ ऐसा उसको कंडीशन प्रोवाइड किया कि मेटल अलग और हाइड्रोजन अलग, या वो सब्सटेंस अलग और उससे हाइड्रोजन अलग हो गया। तो अब यहां पे लेफ्ट साइड में इसमें हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में इसमें हाइड्रोजन हट चुका है, तो हाइड्रोजन हटने को भी हम ऑक्सीडेशन बुलाते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए, उसको हम क्या बुलाएंगे? बेसिकली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। गॉट इट? अब ऐसे ही अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है इसका ऑपोजिट। मतलब अगर किसी के पास ऑक्सीजन था, हमने कुछ प्रोसेस किया कि उसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो ऑक्सीजन हटने को हम क्या बुलाते हैं? रिडक्शन। सिमिलरली अगर मैं आपके पास बोलूं मेरे पास सोडियम है और उसमें मैंने हाइड्रोजन डाला और वो सोडियम हाइड्राइड बन गया, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, अब देखो हाइड्रोजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं? रिडक्शन। तो मतलब ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन हटना उसको हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन हटना उसको हम क्या बुलाते हैं? रिडक्शन। अब जो सब्सटेंस किसी को ऑक्सीजन देता हो, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास लेट्स से एक सब्सटेंस है ऐसे Cu प्लस H2O मैं कह लेती हूँ, और प्रोडक्ट में मेरे पास आ गया CuO प्लस H2। अब क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन दिया किसने? वाटर ने दिया ना। तो जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करे, उसको हम बुलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस द अदर, और खुद उससे ऑक्सीजन हट गया, वो क्या हो गया? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद रिड्यूस हो जाता है, विदाउट ऑक्सीजन हो जाता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो किसी को रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन हटाना, तो इस केस में कॉपर क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने पानी का ऑक्सीजन हटा दिया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और वाटर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने कॉपर को ऑक्सीजन दे दिया। तो आप समझे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन हटा रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बुलाते हैं। और इन्हीं डेफिनेशंस को आप हाइड्रोजन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है और आप बता दोगे कि ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन है या ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, कैसे बताओगे? ऑन द बेसिस कि ऑक्सीजन हट रही है या हाइड्रोजन हट रहा है, या ऑक्सीजन आ रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है। बट अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं ऐसे Na प्लस Cl2 जिसमें 2NaCl बन रहा है, इसको आप ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे ना, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा है। तो यहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का जानने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, और यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में ये मेटल और ये नॉन मेटल है। आपको पता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आपको पता है कि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स, इसका मतलब इसमें ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तभी पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, नॉन मेटल गेन कर रहा है तभी नेगेटिवली चार्ज बन रहा है।
तो इसमें आपको पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अब जो डोनेट कर रहा है, इसने डोनेट किया ना इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसने गेन किया इसलिए इसका हो गया रिडक्शन। तो कभी भी जब आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना मिले तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस बेसिस पे आप बताओगे। और उसी तरह से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इटसेल्फ खुद इलेक्ट्रॉन के बिना हो रहा है, राइट, तो इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, राइट, मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जैसे इस केस में आपने देखा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देकर Na पॉजिटिव बनाया, इसकी मतलब क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे को रिड्यूस कराया, उसको इलेक्ट्रॉन दिलवाए, ठीक है, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, दूसरों का रिडक्शन किया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली क्लोरीन ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कराया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझ चुके हो। तो ऑक्सीडेशन था हमारे पास या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन था हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। अब वो रिएक्शन जिसमें दोनों देखने को मिलता है वो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं Cu प्लस H2O फॉर्म CuO प्लस H2, अब देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। वाटर से ऑक्सीजन हट गया तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। ये हो गया आपके पास, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, वो ऑब्वियसली खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये पूरी रिएक्शन हो गई रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं Na प्लस Cl2 फॉर्म्स NaCl, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब यहां पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। अब जिसने लूज किया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसने गेन किया उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें पता लग गया कि ये भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो समझ गए आप बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें कि डेली रूटीन में हमें रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से देखने को मिलते हैं और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, सो दैट आर रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो कौन से दो रिएक्शंस हैं, वन इज रैंसिडिटी एंड अदर इज कोरोजन। अब इन दोनों का क्या मतलब है उसको चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। तो कोरोजन का बेसिकली मतलब रहता है ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल। आपने देखा होगा कि आप कुछ मेटल के अगर आर्टिकल्स लाते हो तो शुरू में तो जब आप लाते हो वो न्यू होते हैं, वो बहुत लस्ट्रस होते हैं, उनके अंदर बहुत शाइन होती है, बट विद टाइम उनके ऊपर कुछ अलग तरह की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और उनका जो शाइन है वो उतना अच्छे से नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये आयरन सिल्वर का स्पून है, ये किसका स्पून है, सिल्वर का स्पून। अब जब ये टार्निश हो गया, क्रोड हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इस पे एक ब्लैक सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है। सिमिलरली ये देखिए ये ट्रैक दिख रहा है आपको, ये आयरन से बना हुआ है, बट विद टाइम इसके ऊपर ये रेडिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है। सिमिलरली ये जो आप पाइप देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, विद टाइम इसके ऊपर इस तरीके की ग्रीन कोटिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसी को तो हम बुलाते हैं ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल। मतलब मेटल जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपने लस्टर, अपनी आप कह सकते हो अपनी हार्डनेस, उन प्रॉपर्टीज को विद टाइम खो देता है और उनके ऊपर राइट एक अलग तरह की कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो इसका मेन कारण होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेटल है वो टाइम के साथ खोखला हो जाता है, इट इज ईटन अवे, इट इज ईटन अवे। अब आयरन के केस में अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं कोरोजन की, उसको हम एक अलग नाम देते हैं रस्टिंग।
तो पहली बात तो आपने कोरोजन और रस्टिंग के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कोरोजन एक जनरल वर्ड है जिसमें हम किसी भी मेटल की बात कर रहे हैं, बट अगर हम रस्टिंग की बात करते हैं तो रस्टिंग स्पेसिफिकली जब हम आयरन की कोरोजन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। अब रस्टिंग होने के लिए या कोरोजन होने के लिए, अगर किसी भी मेटल की मैं बात करती हूँ कि विद टाइम वो खराब हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो उसको खराब करती हैं। जैसे आयरन की रस्टिंग कब होती है? जब मॉइस्ट एयर होती है। मॉइस्ट एयर मींस एयर ऐसी जिसके अंदर मॉइस्चर भी हो, वाटर वेपर भी हो और एयर भी हो, मतलब ऑक्सीजन भी हो। तो जब भी मॉइस्ट एयर होती है तो आयरन करोड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके ऊपर एक रेडिश कलर की लेयर ऐसे डिपॉजिट हो जाती है और जिसको हम क्या बुलाते हैं? रस्ट। इस लेयर को क्या बुलाते हैं? रस्ट। तो बेसिकली आयरन आर्टिकल जैसे ही मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्ट डिपोजिट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला रहता है Fe2O3.XH2O। दिस इज कॉल्ड एज रस्ट एंड इट इज रेडिश इन कलर, और ये मेटल को, आयरन को खोखला बना देता है बिल्कुल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रस्टिंग होना अच्छी बात है या कोरोजन होना अच्छी बात है, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, मेटल्स जो जाने जाते हैं वो अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी हार्डनेस से जाने जाते हैं, बट अगर वो खोखले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल्स हम यूज करते हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रिवेंट मींस ऐसा तो नहीं है कि वो कभी करोड नहीं होगा, बट हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कैसे? बाय पेंटिंग। अगर आप इस तरीके से आयरन आर्टिकल्स पे पेंट कर दो तो उस पे एक सुपरफिशियल कोटिंग आ जाएगी, जिससे आयरन डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो उस पे रेडिश लेयर भी डिपॉजिट नहीं होगी और हमारा आयरन कोरोड होने से, मतलब उसकी रस्टिंग होने से, वो बच जाएगा। ऐसे ही वी कैन डू इट बाय ल्यूब्रिकेटिंग। आपने देखा होगा कि साइकिल की जो चेन्स होती है ये सब आयरन से बनी होती है, तो ऐसे होने लगता है कि चेन अड़ने लगती है, उतना साइकिल स्मूथ नहीं चलता। तो अगर आप उसको ल्यूब्रिकेट कर देते हो, मतलब उसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हो, तो क्या होता है? वो स्मूथ हो जाता है। तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज गैल्वनाइजेशन। देखिए, गैल्वनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आयरन आर्टिकल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, और वो लेयर भी किसी और की नहीं, मेटल की ही होती है। और वो कौन सा मेटल होता है? जिंक। कौन से मेटल की होती है? जिंक। अब आप सोचोगे कि मेटल्स करोड होते हैं तो जिंक की लेयर लगाने का क्या फायदा? जिंक भी तो करोड होगा। बट जिंक आयरन को करोड होने से बचा लेता है, क्योंकि जिंक एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल है। जिंक क्या है? एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। जैसे जिंक एयर के कांटेक्ट में आता है, वो बनाता है जिंक ऑक्साइड, जैसे दूसरे मेटल्स बनाते हैं। तो लेट्स से ये लेयर बन गई जिंक ऑक्साइड की। ठीक है। अब ये जो जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये इम्पर्मिएबल होती है। ये क्या होती है? इम्पर्मिएबल। ये अपने में से किसी चीज को पास नहीं होने देती। तो इसलिए जो भी, जैसे अब आयरन के ऊपर आपने कोटिंग लगाई, तो ये लेयर मॉइस्ट एयर को इसके में से पास नहीं होने देगी, आयरन तक नहीं पहुंचने देगी। तो आयरन प्रोटेक्टेड रहेगा, आयरन प्रिवेंटेड रहेगा और रस्टिंग नहीं होगी। सो दिस इज दी काइंड ऑफ थिंग। आप समझ गए हो मेरे ख्याल कि किस तरीके से हम सैक्रिफिशियल कोटिंग करके उसको बचा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ लेट से टिन की कोटिंग लगा दो या कुछ भी, तो वो ऑक्सीजन से वो भी करोड हो जाएगा और मॉइस्ट एयर आयरन के कांटेक्ट में पहुंच जाएगी और आयरन खराब हो जाएगा। बट अगर आप सैक्रिफिशियल कोटिंग करते हो, तो मतलब पूरा जिंक को प्रॉपरली कवर कर देते हो आयरन के ऊपर, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर मॉइस्ट एयर को आयरन तक नहीं पहुंचने देती। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आपको पता है, जहां पे भी इलेक्ट्रो वर्ड आता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, और बेसिकली यहां पे प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मींस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड। ठीक है, ये इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है, तो हम इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो कैथोड होता है ना, जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो होता है कैथोड। लेट्स से आपने ये आयरन आर्टिकल का कैथोड बना लिया और ये आपने एनोड बनाया जो मेटल आप डिपॉजिट करना चाहते हो उसको। अब आयरन की रस्टिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर कॉपर या क्रोमियम प्लेट करके। तो लेट्स से अगर हमने कॉपर का एनोड बना लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी हम क्या लेंगे, कॉपर का, जो मेटल इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मेटल जो चढ़ाना है उसी का सॉल्ट, लेट्स से CuSO4 ले लिया। अब जब आप करंट पास करोगे तो CuSO4 टूट जाएगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब ये कहां जाएगा, कैथोड पे। अब आपको पता है कैथोड हमारा आयरन आर्टिकल का बना है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव वहां जाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इट विल गेट रिड्यूस्ड और क्या बनाएगा, कॉपर, और ये कॉपर की लेयर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और ऐसा आयरन प्रिवेंट हो जाता है रस्टिंग से, राइट। और अगर हम एनोड की बात करें कि एनोड पे क्या रिएक्शन होंगे, तो एनोड तो उसी मेटल से बना है जो कि मेटल कोट होना है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, ये Cu2 पॉजिटिव बनाएगा, ये Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आएंगे, ये Cu2 पॉजिटिव यहां से कैथोड पे जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे अपने वापस और कॉपर की कोटिंग आयरन के ऊपर बन जाएगी। तो ऐसे हम कॉपर क्रोमियम अगर प्लेट कर दे आयरन के ऊपर तो वो रस्टिंग प्रिवेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज अलॉइंग। व्हाट डू यू मीन बाय अलॉइंग? अलॉइंग का मतलब है टू मेक यूज ऑफ अलॉय। एंड व्हाट इज अलॉय? अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज वाला मिक्सचर, जिसको हम क्या बुलाते हैं, अलॉय। तो अगर हम आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन वी कैन मेक यूज ऑफ हिज अलॉय, दैट इज स्टेनलेस स्टील विच इज रेजिस्टेंट टू करोजन। तो आयरन की रस्टिंग हम पेंटिंग, ल्यूब्रिकेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं कॉपर की कोरोजन की बात करूं तो दैट मीन्स ईटिंग अवे ऑफ कॉपर आर्टिकल। अब कोई भी बोलता है आपको कि डिफाइन करो व्हाट डू यू मीन बाय कॉपर कोरोजन, तो आप कहोगे ईटिंग अवे ऑफ कॉपर आर्टिकल इज कॉल्ड एज कोरोजन, राइट। तो कंडीशन क्या है, जैसे रस्टिंग के लिए मॉइस्ट एयर चाहिए, तो कॉपर करोड किसकी प्रेजेंस में होता है? कॉपर करोड होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर के अंदर होती है उसकी वजह से करोड होता है। और इस पे जो लेयर डिपॉजिट होती है वो ग्रीन कलर की होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। नेम द लेयर दैट डिपॉजिट ऑन कॉपर, राइट, गिव इट्स केमिकल कंपोजिशन, गिव द नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर विच कॉज करोजन इन कॉपर, तो ये आपको आना चाहिए। तो कॉपर करोड होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ग्रीन कलर की लेयर होती है जिसका केमिकल कंपोजिशन ये होता है। नेक्स्ट अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर पे भी करोजन होती है, जबकि सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव है, बट स्टिल सिल्वर पे भी लेयर डिपॉजिट होती है। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रेजेंस में करोड होता है और इस पे जो लेयर डिपॉजिट होती है वो होती है ब्लैक कलर की, इसको हम बोलते हैं कि टार्निश हो गया। और इसमें जो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है जो ब्लैक लेयर का वो होता है Ag2S। आपने देखा होगा अगर आपके सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं आपकी मम्मा के, आप पहनना चाहते हो और वो बहुत टाइम यूज नहीं हो रहे, ऐसे ही पड़े हैं, तो आप उनको निकालते हो तो वो उतना शाइन नहीं करते जितना कि वो न्यू वाले करते हैं, क्योंकि उन पे ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ H2S, राइट। और बनता क्या है, वो Ag2S होती है वो ब्लैक लेयर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम जो डेली रूटीन में देखते हैं दैट इज रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी का मतलब, सपोज आपने कोई अपना फेवरेट फूड कुक किया और आप उसको रात को फ्रिज में रखना भूल गए, स्पेशली समर्स की बात कर रही हूं, तो वो बाहर ही पड़ा रहा, तो आप जब सुबह उसको देखते हो तो वो बासा हो जाता है, वो खराब हो जाता है, आपको या तो उसमें बबल्स दिखते हैं या गंदी स्मेल होती है, खाने के लिए फिट नहीं रहता, मतलब अलग सा हो जाता है। दैट इज व्हाट इज रैंसिडिटी।
और आपको पता है वो होता क्यों है? क्योंकि फूड को जब आप बाहर रखते हो वो एयर के कांटेक्ट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो स्टेल हो जाता है, वो बासा हो जाता है, एंड इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड एंड इवन इट्स टेस्ट बिकम्स बैड। अब फूड को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने सुना होगा, आपकी मदर्स ऑफन कहती हैं कि खाना खा लिया, जो बचा हुआ खाना है उसको फ्रिज में रख दो। रेफ्रिजरेटर्स हमारे सबके घरों में होते हैं। तो फ्रिज क्या प्रोवाइड करता है? लो टेम्परेचर, ठंडक होती है वहां पे। तो जब आप फूड को उसमें रख देते हो तो वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जब आप इसको फ्रिज में लो टेम्परेचर पे रख देते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती, कम हो जाती, ये नहीं कि होगा नहीं, होगा, बट कम हो जाती है, राइट? और उससे फूड आपका थोड़े टाइम तक ठीक रहता है। बट ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ कुक किया और आप उसको रखकर भूल ही गए और आप सोच रहे हो कि 20 दिन के बाद भी वो आप खा सकते हो। नहीं खा सकते हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ खत्म नहीं हुई है, सिर्फ ग्रोथ का जो स्पीड है वो कम हो गया है। इसलिए जो फूड जो अच्छा रहता है, फ्रेश बनाओ, उसको फ्रेश खाओ, वही हेल्दी फूड होता है एक्चुअली। नेक्स्ट, आप रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो प्रिजर्वेटिव्स डालकर। हमारे पास अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम मैंगो पिकल बनाते हैं तो उसमें हम सरसों का तेल डालते हैं, है ना? ऐसे ही विनेगर भी एक प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव है, टर्मरिक भी एक प्रिजर्वेटिव है। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो फूड की ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं। और हमें एक तो फ्रेश फूड खाना चाहिए, वही हेल्दी फूड होता है, राइट? बट फिर भी चलो, अगर आप कभी पिकल वगैरह खा रहे हो तो उसमें विनेगर, सरसों का तेल, ये सब चीज रहती है, तो वो उसको खराब होने से रोकता है, राइट? वो उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कम कर देता है। आपने देखा होगा कि अगर अचार में तेल कम हो जाए या तेल कम डालो आप, तो जो अचार तेल के अंदर होता है वो तो ठीक रहता है, उसके ऊपर वाले अचार पे एक व्हाइट सी लेयर सी जम जाती है, फंगस लग जाती है बेसिकली, क्योंकि वो खराब हो जाता है। तेल उसको रैंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। So preservatives plays an important role as they prevent the rancidity. So with this हमने थोरेटिकल पार्ट अपना केमिकल रिएक्शन का सारा पूरा कर लिया, जिसपे आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, आपने एक्टिविटीज, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आपने रिडॉक्स रिएक्शंस, रैंसिडिटी, कोरोजन, सब आपको मैंने करा दिया। अब बारी है, हम करेंगे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम कुछ करेंगे पेपर सॉल्व, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो पेपर के अंदर आते हैं, राइट? सो thank you for watching our channel. Let's crack CBSE 9th and 10th. So with this I finish my this session. So comments करना नहीं भूलिएगा। comments मुझे आपके जरूर चाहिए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत है और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न माई प्रोमो कोड। इसको तो रट लो आप अच्छे से, Divya01। तो जब आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन लो, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड, राइट? एंड इवन यू कैन डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, राइट? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, बट आई होप आपको याद रहता है। So, me Divya Kashyap signing off. We'll meet in the next video with the important question session. Till then, study hard, prepare more, write more and learn, right? So, take care. Bye-bye.